अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको ओवरव्यू देंगे टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो 2.7 TX वेरिएंट है ये। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, बहुत सारे फ़र्क हैं। कोशिश करूँगा कि जितना आपको बता सकता हूँ अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँ। इस वेरिएंट के अंदर 2.7 TX के अंदर ज़्यादा फ़र्क यही आता है कि आया तो गाड़ी 5 सीटर होती है या 7 सीटर होती है। उसके बाद सनरूफ भी ऑप्शनल होता है, जिस तरह सीट्स ऑप्शनल होती हैं। TX के अंदर आपको फैब्रिक जो है सीट्स मिलेंगी और इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता किसी भी मॉडल में। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी 150 सीरीज़ की पहली प्री अपलिफ्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, इवन के अपलिफ्ट के बाद भी इसमें क्रूज़ नहीं आया था अप टिल जो इसकी कंप्लीट अपलिफ्ट था जो कि 2017 के अंदर आया है। इस मॉडल के अंदर 2013 में ये 2.7 2TR इंजन है जो कि आपको फॉर्च्यूनर के अंदर भी मिलता है और एक हाइलक्स के वेरिएंट में भी पाकिस्तान में आता था और बाहर इंटरनेशनली भी चंद जगहों पे ये इंजन इस्तेमाल था, टोयोटा रश और इनोवा वगैरह के अंदर या वांजा में। इस इंजन की ख़ास क्वालिटी ये है कि इसके पार्ट्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल हैं क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज़ करता है टोयोटा। लेकिन इस मॉडल के अंदर थोड़ा सा इशू आपको ये महसूस होता है कि थोड़ी स्लगिश आपको एक्सेलरेशन महसूस होती है क्योंकि ये 4 फॉरवर्ड है। अगर तो आपने गाड़ी को एंजॉय करना है, आपको बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं चाहिए, ज़ीरो से जब आप इशारे स्टार्ट करते हैं, आपने शहर में गाड़ी जानी है तो ये सफाइस कर जाता है आपको, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपसे कंपेयर करते हैं फॉर्च्यूनर से जो पाकिस्तानी मॉडल आ रहा शुरू से वो 6 स्पीड था, इस लिहाज से उसको इसके ऊपर थोड़ी सी एज हासिल है। कंफर्ट के अंदर अगर बात करें तो इस मॉडल के अंदर ये इस टोटल लाइन के अंदर प्राडो के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते आप फॉर्च्यूनर के साथ इसका। मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो में आपको प्राडो के बारे में 2.7 वेरिएंट जो आया था 150 सीरीज़ के बारे में जितना मैक्सिमम आपको बता सकता हूँ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ। ये TRJ 150 सीरीज़ 2.7 इंजन ये 2009 के सितंबर में शुरू हुआ था और ये इसकी ओरिजिनल शेप थी। ये इसी शेप के अंदर अभी तक गाड़ी मौजूद है। इस टाइम ज़्यादातर गाड़ियों की अपलिफ्ट हो चुकी हैं। जो प्राडो लवर्स हैं जो इसको गाड़ी को पसंद करते हैं, असल हालत में ये गाड़ियाँ क्योंकि मिलती नहीं हैं, असल हालत में गाड़ियाँ शॉर्ट हैं और लोग अक्सर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा इनको पसंद कर रहे हैं कि नॉन अपलिफ्टेड हों, ना 13 में अपलिफ्ट हुई हों ना 18 में अपलिफ्ट हुई हों। तो इस गाड़ी के पार्ट्स ऑब्वियसली ओरिजिनल होते हैं, मजबूत भी ज़्यादा होते हैं और गाड़ी की अपनी लुक भी होती है क्योंकि जब अपलिफ्ट करते हैं तो पेंट वगैरह मैच नहीं करता। अब इसके वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। देखें इसके अंदर 4 फॉरवर्ड था, मैं आपको बताया है, ओके हो गया। TX के अंदर फ़र्क सिर्फ यही आता है या 5 सीटर होगी या 7 सीटर होगी और या सनरूफ होगा या विदाउट सनरूफ होगा। अगर आप TXL में चले जाते हैं, TXL अक्सर लोग समझते हैं कि TXL का मतलब है जी लिमिटेड, और TX लिमिटेड आया करता था पिछले मॉडल में और TXL अलग चीज़ हुआ करती थी। TXL अलग चीज़ है, लिमिटेड वाला फीचर उसमें कोई ऐसा नहीं है। सनरूफ TXL में लोग समझते हैं डिफ़ॉल्ट आता है, बिल्कुल नहीं आता, वो फिर भी ऑप्शन होता है। TXL के अंदर एक चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, दैट इज़ इट्स लेदर सीट्स। लेदर सीट्स उसके अंदर होंगी और इसके अंदर 2013 तक जो अपलिफ्ट था उससे पहले जो ये शेप है इसके अंदर TXL के अंदर सिर्फ 7 सीट्स ही आती थी, 5 सीटर ऑप्शन TXL में नहीं आती थी। ये 13 मॉडल है, 13 के सितंबर में अगेन जो है वो शेप चेंज कर दी गई, अपलिफ्ट आ गया, 2013-14 वाली शेप आ गई। उसके अंदर लाइट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बम्पर में ले गए थे और पिछली लाइट्स बस चेंज हो गई थी, आगे से फ़र्क था, ग्रिल नीचे लंबी हो गई थी, थोड़ी मस्कुलर लुक दे दी। अंदर से इंटीरियर के अंदर कलर कोडिंग थोड़ी सी चेंज की गई, मीटर में फ़र्क आ गया था। पीछे मैं आपको इसकी एक निशानी दिखाऊंगा जिससे आप पहचान सकते हैं गाड़ी न्यू शेप है या अपलिफ्ट है या प्री अपलिफ्ट है, ये आपको पता लग जाएगा। ये क्योंकि प्री अपलिफ्ट मॉडल है, जब अपलिफ्ट करते हैं तो यहाँ जो क्रोम गार्निश है ये यूं करके लंबी होती है। अब पहचान कैसे, जब वो गार्निश लग भी जाएगी ना, जो प्री अपलिफ्ट होगी गाड़ी उसकी जो गार्निश है वो यहाँ पर बिल्कुल साथ जुड़ जाएगी इसके लोगों के, और जो पोस्ट अपलिफ्ट है यानी कि अपलिफ्ट मॉडल है उसमें ये मोनोग्राम उन्होंने एडजस्ट किया है ताकि प्रॉपर गैप आए क्रोम के अंदर। आपको मैं दूसरी गाड़ी के अंदर निशान दिखाता हूँ। अब आपको इसका स्टार्टअप दिखाते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते ही आपको उसके फ़ैन की जो है इनटेक की आवाज़ आती है, जब हवा खींचता है एक अच्छा सा आपको फीलिंग आता है, इवन दो कि इंजन इसका कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब आप स्टीयरिंग व्हील को देख सकते हैं किस किस्म के फ्रॉड्स मार्केट के अंदर होते हैं। सबसे पहले तो आप ये बटन देख सकते हैं, अब आपको दिखाएंगे, देखें जी इसमें जी रडार का बटन भी है। अब आप उस टाइम देखेंगे भूल जाएंगे रडार का बटन तो ज़रूर है लेकिन ये चलेगा कैसे, इस मॉडल में तो रडार आया ही नहीं था 2.7 के अंदर। TZG के अंदर जो है ना ऑप्शनल ये चीज़ थी। तो ये क्योंकि स्टीयरिंग हमने बाद में डाले हैं, बटन पिछले वाले थोड़े से फेड ऑफ हो गए थे, हमने कहा पेंट करने से बेहतर है नए डाल दें। तो ये आपके वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं अप डाउन करने के लिए, मल्टीमीडिया को, ये बटन जो होता है 360 कैमरास वाली गाड़ी के अंदर होता है
और क्योंकि ये बटन एक जैसे ही आते हैं तो इसमें 360 नहीं है तो ये नहीं चाह रहा, लेकिन 360 का बटन आप ये दबाएंगे तो कैमराज यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर चेंज होना शुरू हो जाएंगे, मुख्तलिफ एंगल से आना शुरू हो जाएंगे। ये वॉइस कमांड का है, और वॉइस कमांड ऑब्वियसली इसमें क्योंकि है तो इसलिए ये बीप दे रही, लेकिन वॉइस कमांड जो है वो जापानीज़ के अंदर होता है तो इसका कोई ख़ास इतना फ़ायदा नहीं है। ये आपके मुख्तसर जो इंफॉर्मेशन है उसको टॉगल करने के लिए है। ये उसके बाद सेकंड स्टार्ट वाला का बटन है। सेकंड स्टार्ट आपको पता ही है कि दूसरे गियर में अगर आप गाड़ी स्टार्ट करना चाहें ताकि गाड़ी के टायर स्किड ना करें, उसके लिए होता है। ये कॉल पिक एंड ड्रॉप करने के मुख्तसर ऑप्शन ये हैं। और जो फ्रॉड होता है अक्सर क्या कहते हैं, देखें इसमें लेदर स्टीयरिंग है, वुडन है, ये TXL है, देखें क्रूज़ भी लगा है इसके अंदर। क्रूज़ तो मिल जाता है मार्केट से 5,000 रुपये का, जितने मर्जी आप लगा लें, ठीक है। तो ये इसके अंदर TX में किसी में भी नहीं आता 2.7 के अंदर। ये क्रूज़ कंट्रोल बाद में लगा हुआ है। और आपको कहते हैं देखें भाईजान बस सीटें इसकी लेदर नहीं है, बाकी सारे TXL वाले फीचर देखो, क्रूज़ भी अंदर चेक है, तो इतना सिंपल नहीं है। तो ये कुछ होते हैं फ्रॉड्स जो लोग आपको करते हैं और लोग जो ना उनकी बातों में आ जाते हैं। इसलिए आपको कहते हैं कि कभी कभी माइकर की वीडियो देख लिया करें, उमर भाई की लंबी लंबी वीडियोस होती हैं लेकिन बातें सही बताते हैं, इंशाल्लाह आप फ्रॉड से बच जाएंगे। ये गाड़ी हमारे एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहब हैं, उनकी हमारे पास सेल होने के लिए आई है, लेकिन इसको सेल करने से पहले हमने इसको प्रॉपर तरीके से रिफ़्रेश किया है, प्रॉपर तरीके से इसको प्रेप अप किया है। गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ऑब्वियसली थोड़ा सा 1.25 लाख चलने के बाद जो है वो घिस जाता है, हमने वो तक चेंज किया है। और इसकी जितने भी मैकेनिकल काम थे, गाड़ी वैसे भी टोयोटा से मेंटेन थी, वो भी हमने चेक किए हैं। इसकी ग्लास कोटिंग भी की है। इसकी जो सीट के फैब्रिक है उसके अंदर थोड़ा सा वो बैठ जाता है ड्राइविंग साइड से उतरने बैठने से, वो उसकी फोम की रीफिलिंग भी की है। मतलब जो बारीकी में हम काम कर सकते थे हमने किया है। और माइलेज आप देख सकते हैं कि 1,24,000 समथिंग है, 1.25 लाख माइलेज। अल्लाह का शुक्र है माइकर की गाड़ियों की माइलेज ओरिजिनल होती है, माइलेज टेम्पर्ड नहीं होती। और हम अक्सर क्लाइंट्स को कहते हैं आपको गारंटी चाहिए, हम रसीद पर गारंटी लिख कर देंगे, 10 साल बाद भी अगर इसको प्रूव कर देंगे मीटर पीछे ना, तो हम आपको पूरे पैसे वापस कर देंगे इसके, ठीक है ना। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये बेहतरीन तरीके से आप देखते हैं गाड़ी तैयार की गई है, कहीं से भी महसूस नहीं होता कि 1.25 लाख चली है। इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड वैसे 8 एयरबैग्स आते हैं, 8 एयरबैग्स हैं। कभी इसमें 9वां एयरबैग यहाँ पे नी एयरबैग भी आता होता है, यहाँ पर वो ऑप्शनल है। वुडन स्टीयरिंग भी आता है, वुडन गियर भी आता है, यहाँ पे वुडन ट्रे में कहा जाता है, साथ यहाँ भी वुड आती है क्योंकि ये स्टीयरिंग हमने बाद में फिट किया है वुडन, इसके अंदर बाकी जगहों पे वुडन नहीं है। ये इसमें वुडन इनलेस जो हैं ये यानी कि आते हैं कुछ गाड़ियों में, तकरीबन 30-40% गाड़ी में, बाकियों में नहीं आते। प्राडो के अंदर जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ये इसकी रिलायबिलिटी है। मुझे इस गाड़ी की सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगती है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं है। उस ज़माने के हिसाब से ये बहुत अच्छी गाड़ी थी। अभी भी मैं पसंद करता हूँ ये गाड़ी क्योंकि इसमें वो फीचर्स मौजूद हैं जो मुझे चाहिए। और एक चीज़ जो मैं इससे मिस करता हूँ बस एडास के कुछ फीचर्स हैं या एडेप्टिव रडार क्रूज कंट्रोल वगैरह है। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें मुझे इतनी अट्रैक्ट नहीं करती हैं। 360 कैमरा वगैरह है कि आप गाड़ी चलाते हैं, अल्लाह का शुक्र है तजर्बा हो जाता है, कोई कैमरे की जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसमें ऐसे पंगे नहीं है, ऐसे शशके नहीं है कि जो बार बार ख़राब हो जाए। गाड़ी आपकी माशाल्लाह चलती रहती है, बस पेट्रोल डाली जाए, ऑयल चेंज कराई जाए और गाड़ी चलाई जाए। ये है प्राडो का मज़ा। 4 सिलेंडर है, ऑब्वियसली मेंटेनेंस उस हिसाब से थोड़ी सी कम है इसकी V8 वगैरह के मुकाबले में। और इसके अलावा अगर आप 17 मॉडल में जाते हैं फिर वो अपलिफ्ट आता है, उसका डैश वगैरह सारा चेंज है कम्प्लीटली, स्टीयरिंग नॉब वगैरह, स्टीयरिंग इसका जो है व्हील चेंज है, गियर नॉब चेंज है। उसके अलावा आपको सारे एडास फीचर्स में स्टैंडर्ड मिलते हैं। उसमें अक्सर लोग कहते हैं हमारी गाड़ी देखें जिसमें सारे रडार और सब कुछ है, बाकी बस ये TXL नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हर गाड़ी के ही अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और बेसिक फीचर है वहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड। प्राडो के अंदर अडेप्टिव रडार क्रूज कंट्रोल, क्रैश कंट्रोल, ये सारी चीज़ें अब 2017 के अंदर आनी शुरू हो गई हैं। 2016 के 12वें महीने के अंदर टोयोटा ने काम ये किया था इस प्राडो के अंदर कि उन्होंने 6 स्पीड ट्रांसमिशन दे दी थी जो कि फॉर्च्यूनर वाली है। उन गाड़ियों की पिक भी अच्छी है, उनकी फ्यूल इकॉनमी अच्छी है, लैग भी आपको कम फील होता है और वो शहर के अंदर काफ़ी आपको बेहतर रिस्पॉन्स देती है। इस गाड़ी के अंदर हमेशा हमें ये कंप्लेन आती है कि यार ये 4 फॉरवर्ड है। बिल्कुल ये इसमें एक इशू आप कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये आई थिंक शायद काफ़ी था, इसलिए लोग उस टाइम इतना कंप्लेन नहीं करते थे, इतना बाद में करना शुरू किया फॉर्च्यूनर के आने के बाद। और जापान में भी ये मॉडल चल रहा था, ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के बनाया है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है अगर आपने शहर में गाड़ी चलानी हो। इवन के मोटरवे पर हम जाते हैं तो ओवरटेकिंग में थोड़ा आपको आ सकता है, कभी कभी आपको एक फीलिंग है यार कुछ थोड़ी और पावर होती बेहतर था, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको गेयर शिफ्टिंग सही आती है, जब आपको पता है कि यार मैंने इसको 2 में कब डालना है, D3 में कब डालना है, तो पहाड़ों में भी आपको कोई ऐसा चाहिए। प्राडो है ऑब्वियसली कोई छोटी मोटी 660 सीसी गाड़ी तो है नहीं कि इससे चढ़ना नहीं है। तो थोड़ा सा जो नए सेयर्स हैं और जो नेगेटिव बातें करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले हैं, और जो 0 मीटर वाली पार्टी की 0 मीटर गाड़ी 0 मीटर ही होती है, तो फिर अब हम क्या कह सकते हैं, भाई आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप कह लें। लेकिन बहरहाल इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, फॉर्च्यूनर के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जहाँ जिसका जो बनता है ड्यू हम कोशिश करते हैं इसको उसको बात सीधी करें, वो बताएं, चाहे हमारे अगेंस्ट जाए चाहे हमारे हक में जाए। बहरहाल
ये इसके बारे में जो था मैंने आपको बताया है, और इसके अंदर कुछ जो गलत बातें होती हैं, जो फ्रॉडर होते हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर आपको अलग से वीडियो बना के दें। जब आप नई शेप में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बटन्स मिलेंगे वेंटिलेटेड सीट्स के भी। वैसे इस मॉडल की TXL के अंदर जो है ना वो हीटेड सीट्स आती हैं, कूलिंग नहीं आती, क्योंकि TXS में लेदर नहीं है, लेदर नहीं है तो पावर्ड भी नहीं है, पावर्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक सीट्स के साथ इसकी मेमोरी भी नहीं है आपके पास, और इसकी आपकी जो है हीटेड सीट्स भी नहीं है। जब आप नई शेप की TX में जाएंगे तो वेंटिलेटेड भी मिल जाएंगी आपको हीटेड के साथ साथ। TX के अंदर ना पावर्ड सीट्स होती हैं, टोयोटा के अंदर ये मामला होता है कि फैब्रिक सीट्स में वो पावर्ड नहीं देते, और ऑब्वियसली फैब्रिक के अंदर वो वेंटिलेटेड भी नहीं देते। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको 4x4 के बेसिक आपको एक दो चीज़ें मिल रही हैं, नॉब मिल रहा है, और AC के अंदर जो एक जो सीरियस आई थिंक लैगिंग चीज़ है ना वो ये कि ऊपर इसके वेंट्स नहीं है, AC के रियर वेंट्स नहीं है। ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसमें रही है। TZG के अंदर आती थी, बाद में TZG के अंदर भी आनी जो है ना वो गालिबन बंद हो गई थी। जो मुझे याद पड़ रहा है कि TZG हमने एक बेची थी तो वो काफ़ी कस्टमर कहते हैं इसमें TZG के अंदर रियर वेंट्स क्यों नहीं है, ये इसमें इशू है। और फॉर्च्यूनर के अंदर आते हैं, उसमें इजी है क्योंकि सनरूफ नहीं है, पाइपिंग गुजारना आसान है, उसमें सनरूफ की ऑप्शन आती नहीं है। और फॉर्च्यूनर अगर इतनी अच्छी गाड़ी होती है शायद तो फिर मेरा ख्याल है कि जापान अपनी मार्केट में भी देता, लेकिन उन्होंने अपनी मार्केट में नहीं दी। इसका मतलब है वो थोड़ा सा एक स्टेप डाउन है इससे, और उन्होंने उन मार्केट्स में दी है जहाँ पे थोड़ी सस्ती ऑप्शन उन्होंने देनी थी, और उन्होंने डाले के फ्रेम को यूज़ करके एक गाड़ी और निकाल दी। इसलिए वो उसकी पेडिग्री उस किस्म की नहीं है SUV क्लास के अंदर, जिस तरह की लैंड क्रूज़र का लोगो लगता है प्राडो के साथ। इसके अंदर लैंड क्रूज़र वाली ड्यूरेबिलिटी है, इसके अंदर लैंड क्रूज़र वाली नस्ल से ये बिलोंग करती है। तो इसके अंदर हर बटन, हर चीज़, जब टोयोटा का रूल है कि लैंड क्रूज़र अब लोगो वो कहीं किसी भी चीज़ पर लगाते हैं, चाहे FJ हो, कोई भी चीज़ हो, हर बटन को चेक करते हैं, हर बटन, हर चीज़, हैंड ब्रेक, स्विचेस, स्टीयरिंग, विंडोज़, एयरबैग्स, स्टीयरिंग कॉलम जो भी है, दे डिज़ाइन इट टू लास्ट फॉर 25 ईयर्स ऑन द मिनिमम। 25 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और इसीलिए लैंड क्रूज़र को कहते हैं द लेजेंड, और ये लेजेंड का छोटा भाई है जिसको प्राडो कहते हैं। सनरूफ की बड़ी प्यारी सी बन जाए बस। और भी अगला मोबाइल इसके पैसे ओके, मैंने अगला S20 नॉन PT लगेगा। तो उस क्रोम से आप पहचान सकते हैं कि अपलिफ्ट ओरिजिनल है कि नहीं है, एक दूर से आप गाड़ी को पहचान सकते हैं। अक्सर लोग वो मोनोग्राम उतार के दोबारा ऊपर नहीं करते, और करेंगे भी तो वो निशान से पता लग जाएगा। तो कहते हैं नकल के लिए वकल चाहिए होती है। अक्सर लोग मीटर चेंज कर कहते हैं भाई ये तो जो ना नया मीटर है, लेकिन क्रोम से आप पहचान लेंगे। एक और फ़र्क ये है कि ये सीट्स जो हैं इसमें ग्रे आती हैं, जो अपलिफ्ट मॉडल है 13 में उसके अंदर ये कलर ख़त्म कर दिया था, ये ब्लैक हो गई थी सीट्स। इसमें ये डैशबोर्ड है, इससे मैक्सिंग सीट्स उन्होंने देनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा आप यहाँ पे चेसिस नंबर मैं तो छुपा रहा हूँ, यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं गाड़ी की। FC का मतलब ये है कि ये फैब्रिक है, F का मतलब है कि ये फैब्रिक है। अगर ये लेदर होगा तो यहाँ पर लेदर के लिए L मेंशन होगा। इसके अलावा ये कलर कोड है 070 TRJ 150 है। और इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ से दिखाते हैं, मुनीब भाई आपको दिखाते हैं कि से काट देगा ना। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि GKPEK लिखा है। अगर ये GKPEK ना होता और ये GGPEK लिखा होता यहाँ पर, तो ये 5 सीटर होनी थी। GKPEK का मतलब है कि ये ओरिजिनल 7 सीटर है। और अगर इसके आगे जब चेसिस मारेंगे इसका, आप ऑनलाइन मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, जो कि आपको इस्लाम पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर देंगे आपको उसका लिंक, या शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। जब GKPEK के आगे L आएगा तो ये 7 सीटर लेदर गाड़ी है। इधर से भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप पूरा चेसिस नंबर डालेंगे गाड़ी का, तो ये डालेंगे तो आ जाएगा कि किस महीने की गाड़ी बनी है। अगर 9वें महीने में गाड़ी नहीं बनी, इसका मतलब है कि अपलिफ्ट गाड़ी नहीं है। ठीक है। कंफर्ट की बात कर रहे थे हम, तो पिछली सीट्स आप देख सकते हैं कि इसका जो बेंच है ये उससे ज़्यादा वाइड आपको महसूस होगा। इसकी जो फोमिंग है, ऑब्वियसली ये JDM मॉडल है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी बैक, इसकी जो हेड रूम है, लेग रूम है, वो तो ऑब्वियसली उसका भी हेड रूम आपको मिलता ही है, लेकिन ये उससे ज़्यादा है। जिस तरह मैं लोगों को कहता हूँ कि आप प्राडो को, लैंड क्रूज़र प्राडो को लैंड क्रूज़र V8 ZX वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते, इस तरह बिल्कुल भी आप प्राडो को फॉर्च्यूनर से कंपेयर नहीं कर सकते। बॉडीज़ टोटली डिफरेंट हैं, टोटली डिफरेंट डिज़ाइन है। सेम इंजन होने से सेम गाड़ी नहीं बन जाती, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो फ़र्क रहता है। बॉडी के अंदर आप उसकी बात करते हैं तो ये से चौड़ी है, खुली है, कंफर्टेबल है, सीट्स कंफर्टेबल हैं, कैबिन खुला है, सस्पेंशन बहुत बेहतर है। ये तीनों चीज़ें मिला के कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। अगर आपको बैक इश्यूज़ हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतर ऑप्शन है। ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर डाले के फ्रेम के ऊपर बना हुआ है, तो वो कभी भी एक प्रॉपर SUV वाली कंफर्ट आपको नहीं दे सकता, या झूले नहीं दे सकता वो वाले जो आपको ये प्राडो दे सकती है। दे डिज़ाइन इट टू लास्ट फॉर 25 ईयर्स ऑन द मिनिमम। 25 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और इसीलिए लैंड क्रूज़र को कहते हैं द लेजेंड।
और ये लेजेंड का छोटा भाई है जिसको प्राडो कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इस रिव्यू में मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।